रूस की जीवन रेखा जल रही है। यूक्रेन ने ऐसा कुछ किया है जो हर 24 घंटे में रूस के 100 मिलियन डॉलर को बेरहमी से मिटा रहा है। यूक्रेन ने चिंगारी लगा दी है। नरक उस उद्योग पर टूट पड़ा है जो पुतिन के युद्ध में रूस को जिंदा रखे है। अगर यूक्रेन यह जारी रखता है तो सवाल यह होगा कि पुतिन कितने महीनों तक आक्रमण फंड कर पाएंगे, न कि कितने साल तक। यूक्रेन के मानवरहित प्रणाली बल के कमांडर रॉबर्ट ब्रोडी ने 18 अप्रैल को टेलीग्राम पर रोजाना 100 मिलियन डॉलर के नुकसान की जानकारी दी। मानवरहित प्रणाली बल और यूक्रेन के रक्षा बलों के अन्य घटकों द्वारा दुश्मन के तेल ढांचे पर हमलों का परिणाम, ब्रोडी कहते हैं और समझाते हैं। यूक्रेन का रूस के तेल उद्योग के हर हिस्से पर हमला, जैसे रिफाइनरी, डिपो और निर्यात टर्मिनल, बहुत पंगु कर देने वाला है। पुतिन की क्रेमलिन के युद्धकोष में पैसा लगातार लाने की क्षमता। पिछले कुछ महीनों में किए गए यूक्रेनी हमलों की एक श्रृंखला ने रूस के तेल शिपमेंट को चौंका देने वाली मात्रा में कम कर दिया है। निर्यात 8,80,000 बैरल प्रतिदिन कम हो गया है यूरेल्स के कच्चे तेल की मौजूदा कीमत पर। यह ब्रोडी के बताए 100 मिलियन डॉलर के नुकसान के बराबर है। ब्रोडी कहते हैं कि धीरे धीरे दुश्मन की तेल और लॉजिस्टिक्स प्रणाली अपनी निरंतर निर्यात सुनिश्चित करने की क्षमता खो रही है, और जोड़ते हैं इस काम का नतीजा पहले ही युद्ध के मैदान पर दिख रहा है। रूस के कम संसाधनों से यूक्रेन की इकाइयों को अधिक मौके मिलते हैं। अब जब रूस का इतना सारा तेल जल रहा है तो रूस बुरी तरह से हताश हो गया है। क्रेमलिन उस तेल को इधर उधर घुमा रहा है जिसे रूस बेचना चाहता है, और देश भर में ऐसे निर्यात टर्मिनलों की बेतहाशा तलाश कर रहा है जो या तो यूक्रेन के ड्रोन की पहुंच से बाहर हो या फिर ड्रोन के सीधे हमलों की वजह से पहले से ही जल न रहे हो। सिर्फ यही बात रूस की तेल आय को प्रभावित करती है। भले ही रूस ऐसे बंदरगाह ढूंढ ले जिन्हें यूक्रेन ने निशाना नहीं बनाया है, लेकिन वहां तक तेल पहुंचाने में उसे कई दिन, अगर हफ्ते नहीं तो जरूर लग जाते हैं। सीमा के पार हर जगह देरी हो रही है, और यूक्रेन के हर हमले के साथ वह समय बढ़ता जा रहा है जब रूसी तेल जो दूसरे देशों को भेजा जाना चाहिए, रूस की सीमाओं के भीतर ही फंसा रहता है। खरीदार अब अधीर है, रूस इसमें कुछ नहीं कर सकता। यहाँ जो हम देख रहे हैं वह यूक्रेन द्वारा लगभग 2 महीनों से रूस के तेल उद्योग पर लगातार किए जा रहे हमलों का नतीजा है। ब्रोडी के बयान पर अपनी रिपोर्ट में यूरो मैदान प्रेस ने तुआप्सी तेल रिफाइनरी के बारे में बताया, लेकिन यूक्रेन ने 16 अप्रैल को हमला किया जिससे वहां भीषण आग लग गई। ये सिर्फ सतह की बात है, असल मामला गहरा है। नोवोरोसिस्क में यूक्रेन ने शेस्कारिस तेल टर्मिनल पर हमला किया जिससे रूस को तेल तुआप्सी भेजना पड़ा। आपने अभी अभी जाना कि वहां क्या हुआ। हर बार जब रूस कोई कदम उठाने की कोशिश करता है, यूक्रेन तुरंत और ड्रोन हमलों के साथ जवाब देता है जो उस अगली जगह को भी नष्ट कर देते हैं जिसे रूस अपने तेल के निर्यात के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। यह यूक्रेन की तरफ से बहुत शानदार रणनीति है। ये दिखाता है कि रूस के युद्ध को बनाए रखने वाले मुख्य उद्योग को कैसे तोड़ा जाए। कुछ हफ्ते पहले यूक्रेन ने कई बंदरगाहों और तेल सुविधाओं पर हमले किए। 31 मार्च तक बीबीसी यूक्रेन के रूस के बाल्टिक सागर तेल टर्मिनलों पर हमलों की लगातार रिपोर्ट कर रहा था। प्रिमोर्स्क और उस्तलुगा रूस के 42% तेल निर्यात वाले बंदरगाहों पर मार्च के अंत में यूक्रेन ने बार बार हमले किए ताकि रूस इन्हें फिर से चालू न कर सके। इन बंदरगाहों की कुछ सुविधाएं कई दिन जलती रहीं और रूस ने आग बुझाई तो फिर ड्रोन हमले हो गए। पहले हमलों में उस्तलुगा और प्रिमोर्स्क में कम से कम 8 तेल टैंक और लेनिनग्राद क्षेत्र की कुरिशी रिफाइनरी में 2 टैंक जल गए थे। रूस ने सोचा 2026 की शुरुआत के लिए यूक्रेन के ज्यादातर तेल हमले यही थे, लेकिन यूक्रेन अभी शुरुआत कर रहा था। जब से बाल्टिक सागर के बंदरगाहों में आग लगनी शुरू हुई है, यूक्रेन ने अपने हमलों का दायरा बढ़ा दिया है। तुआप्सी और नोवोरोसिस्क पर हुए हमले, जिनका हमने पहले जिक्र किया है, इसके उदाहरण है, और ये दोनों बाल्टिक सागर पर हुए हमलों के बाद हुए थे। दूसरे हमले में संयोग से काला सागर क्षेत्र की तेल अवसंरचना भी नष्ट हो गई, जिससे रूस अब यूरोपीय बंदरगाहों से तेल नहीं भेज सकता। अब आते हैं 18 अप्रैल पर। यही वो दिन है जब ब्रोवडी ने रोजाना 100 मिलियन डॉलर के नुकसान का आंकड़ा बताया था, और इसी दिन और भी हमले हुए। 18 अप्रैल की रात 4 बड़े तेल ठिकानों पर हमला हुआ, कीव इंडिपेंडेंट ने बताया। इनमें लेनिनग्राद ओब्लास्ट का तेल टर्मिनल, समारा ओब्लास्ट की रिफाइनरीज और क्रास्नोदार क्राय क्षेत्र का तिखोरेत्स्क ऑयल पंपिंग स्टेशन शामिल थे। रूस की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया
कि 18 अप्रैल को उसने 258 यूक्रेनी ड्रोन को रोक लिया। यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के तेल ठिकानों को तबाह किया है। और इन सब के बीच एक और हमला हुआ जिसकी खबर हमें ठीक उसी वक्त मिली जब हम ये वीडियो बना रहे थे। 20 अप्रैल को तुअप्सी पर फिर हमला हुआ। यूक्रेन ने तुअप्सी बंदरगाह को निशाना बनाया जिससे बड़ी आग लग गई। पहले तुअप्सी हमले की आग बुझाने के लिए 150 से ज्यादा दमकल कर्मी और आपातकालीन कर्मी बुलाए गए थे, जिसका हमने उल्लेख किया था। यूक्रेन के ड्रोन बार बार रूसी तेल पर हमला कर रहे हैं। ये यूक्रेन के हवाई प्रतिबंधों का असर है और इन हमलों के समय में कोई संयोग नहीं है। फरवरी के अंत में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया तो ईरान ने जवाब में होर्मुज जलडमरू मध्य बंद कर दिया। पुतिन खुश हो गए। यह जलडमरू मध्य दुनिया के 20% तेल प्रवाह का जिम्मेदार है। पुतिन के लिए खाड़ी देशों से कम तेल निकलने से दाम बढ़ेंगे और रूस को फायदा होगा, जैसा हमने देखा। 7 अप्रैल तक रूस के यूराल्स क्रूड की कीमत 13 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर थी। कुछ ही दिनों में रूसी तेल की कीमत को नीचे लाने के लिए पश्चिमी प्रतिबंधों द्वारा की गई सारी मेहनत बेकार हो गई। हालात और भी खराब तब हो गए जब अमेरिका ने अपने प्रतिबंधों को लेकर कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे यूक्रेन नाराज हो गया। रूसी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंध 2 बार हट चुके हैं, हाल में 17 अप्रैल को, जिससे रूस को तेल बेचने के लिए 30 दिन और मिलेंगे। फिर प्रतिबंध दोबारा लागू होंगे। अमेरिका का तर्क है कि रूस को तेल बेचने देने से ईरान पर हमलों और होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी से बढ़ी कीमतें कुछ कम हो जाती हैं। लेकिन यूक्रेन के लिए यह ऐसा महसूस हुआ होगा जैसे अमेरिका ने सबसे बुरे समय में रूस को तेल की जीवन रेखा की चाबी वापस सौंप दी हो। यूक्रेन ने कदम उठाए हैं और अगर रूस को तेल प्रतिबंध हटने से फायदा होगा तो यूक्रेन उस तेल पर हमले जारी रखेगा। आखिरकार अगर रूस के पास बेचने के लिए तेल ही नहीं है तो प्रतिबंधों का कोई मतलब नहीं रह जाता। यूक्रेन के ड्रोन रोजाना करीब 10 करोड़ डॉलर और महीने में लगभग 3 अरब डॉलर का नुकसान कर रहे हैं, जिससे यूक्रेन साबित कर रहा है कि वो रूसी तेल की समस्या संभाल सकता है। पश्चिमी प्रतिबंध भाड़ में जाएं। यूक्रेन के उड़ते हुए प्रतिबंध रूसी अर्थव्यवस्था को पंगु बना देंगे। यूक्रेन की सेना द्वारा दिखाया गया जबरदस्त समन्वय इस सब में एक खास बात रही है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा देश की मुख्य खुफिया निदेशालय, विशेष ऑपरेशन बलों और मानव रहित प्रणाली बलों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि एक व्यापक अभियान चलाया जा सके जिससे रूस में यूक्रेन के ड्रोन की पहुंच में आने वाली कोई भी चीज सुरक्षित नहीं बची है। समय का चयन बिल्कुल सटीक रहा है। रूस को लगता है कि उसने जो भी समाधान खोजा है वह तुरंत ही जलकर राख हो जाता है। यही वो जगह है जहां से रूस के लिए हालात बदलेंगे। जलता तेल और गिरता निर्यात तो बुरा है ही, असली समस्या है कि रूस रोज 10 करोड़ डॉलर का नुकसान नहीं सह सकता। पुतिन को उम्मीद थी कि रूसी तेल से पहले से कहीं ज्यादा मुनाफे पर टैक्स के रूप में भारी कमाई होगी और उन्हें इसकी जरूरत है क्योंकि रूस एक आर्थिक संकट में फिसलता जा रहा है। सिर्फ यही बात रूस के लिए सब कुछ बदल देती है। लेकिन इससे पहले कि हम उसमें जाएं, यह एक त्वरित याद दिलाना है कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। रूस एक आर्थिक जाल में फंस गया है, एक ऐसा भूल भुलैया जिसमें रूस फंस गया है जो पूरी तरह से आर्थिक गड़बड़ियों से भरा है और ये सब पुतिन की यूक्रेन पर एक तरफा सोच के कारण हुआ है। अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मर्जी चले तो रूस द्वारा कमाए गए हर एक टैक्स डॉलर को यूक्रेन पर ही खर्च कर दिया जाएगा। अभी लगभग हर डॉलर युद्ध में जा रहा है जिससे रूस लगातार खराब आर्थिक फैसलों के चक्र में फंसा है। रूस को पैसा मिलता है, वो युद्ध उपकरणों पर खर्च होता है और वे नष्ट हो जाते हैं। रूस को अपनी इस निवेश पर कोई लाभ नहीं मिलता और फिर और भी पैसा युद्ध मशीन में झोंक दिया जाता है। आखिरकार किसी न किसी चीज को टूटना ही पड़ेगा। पैसा हमेशा नहीं बह सकता। रूस का सैन्य खर्च इतना बढ़ गया है कि अब वह देश चलाने के जरूरी फंड्स भी ले रहा है। रूस के आधिकारिक आंकड़े खुद ही खराब है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार रूस ने 2025 में यूक्रेन युद्ध पर अपनी सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 7.5% खर्च किया। ये राशि 16 ट्रिलियन रूबल या लगभग 213 अरब डॉलर के बराबर थी। 2026 के लिए खर्च कम होने की उम्मीद है। इस साल रूस की जीडीपी का सिर्फ 6.3% या लगभग 198 अरब डॉलर
युद्ध मशीन पर खर्च किया जाएगा। लेकिन ये अब भी भारी रकम है, क्योंकि पुतिन का आक्रमण 5वें साल में है और अनुमान है कि रूस 2026 के अंत तक इस युद्ध पर $1 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च कर सकता है, और यही सबसे अच्छा परिदृश्य है। ये आधिकारिक आंकड़े वही हैं जो रूस हमें अपनी सैन्य खर्च के बारे में बताने को तैयार है। पर्दे के पीछे की हकीकत इससे कहीं ज्यादा खराब है। फरवरी में डिफेंस 24 ने रिपोर्ट किया कि जर्मन संघीय खुफिया सेवा BND ने पाया कि रूस का वास्तविक सैन्य खर्च दुनिया और अपने ही लोगों को बताए गए आंकड़ों से कहीं अधिक है। BND का कहना है कि असलियत में रूस का खर्चा उसकी घोषित राशि से 66% तक ज्यादा हो सकता है। उदाहरण के लिए 2025 में रूस ने अपने सैन्य खर्च के लिए अपनी GDP का 10% आवंटित किया हो सकता है, जबकि आधिकारिक खर्च के अनुसार यह आंकड़ा 7.5% बताया गया है। इसका मतलब रूस अपने बजट का करीब 50% पुतिन के उस सपने पर खर्च कर सकता है जिसमें यूक्रेन को रूसी संघ में शामिल करना है। पुतिन इसे टिकाऊ कैसे मान सकते हैं? अगर रूस यूक्रेन जीत भी ले तो उसमें यूक्रेन के शामिल होने लायक कुछ नहीं बचेगा। जहां तक इन छुपे हुए सैन्य खर्चों की बात है, ऐसे कई खर्चे हैं जिन्हें रूस छुपाने की कोशिश करता है। रूस अपने स्वयंसेवी सैनिकों को भर्ती पर बड़ा बोनस देता है, जो अक्सर घोषित नहीं होता, क्योंकि ये क्षेत्रीय बजट से आते हैं और सैनिकों की आधिकारिक तनख्वाह में शामिल नहीं होते। रूस काफी हद तक ऑफ बजट खर्च पर निर्भर है, जिसे क्रेमलिन ने फरवरी 2022 के कानून से संभव किया। रूस के बड़े बैंकों में युद्ध से जुड़े ऋण अब सरकार के नियंत्रण में हैं, जिससे क्रेमलिन उन व्यवसायों को विशेष ऋण दे सकता है जो युद्ध में सहायक है। तो अगर आप रूस में एक उद्यमी हैं जो सैन्य उपकरणों के निर्माण के लिए एक फैक्ट्री स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको उस फैक्ट्री के लिए ऋण प्राप्त करना काफी आसान लगेगा। यह युद्ध खर्च है जो अभी जनता से छुपाया जा रहा है। रूस के बैंकों को ध्यान में रखें, क्योंकि वे एक आर्थिक तबाही की जड़ में हैं जो रूस को अपनी चपेट में लेना शुरू कर रही है। ये सब फिर यूक्रेन की ओर जाता है, जो रूस की तेल बिक्री से रोज $100 मिलियन कम कर रहा है। तेल रूस के युद्ध खर्च का मुख्य आधार है। पुतिन अपने आक्रमण में जो सैकड़ों अरब डॉलर लगा रहे हैं, उसका बड़ा हिस्सा क्रेमलिन को तेल बिक्री पर टैक्स से मिलता है। पुतिन ने ऐसी सैन्य अर्थव्यवस्था बनाई है जो रूस के ऊर्जा क्षेत्र से मिलने वाले पैसों पर टिकी है। यही जाल है जिसे यूक्रेन जानता है। कम ऊर्जा, राजस्व और रिकॉर्ड स्तर के सैन्य खर्च का मेल रूस को एक राष्ट्र के रूप में बर्बादी के कगार पर ला रहा है। एक देश में स्टैगफ्लेशन फैल रहा है, जहां आबादी गरीब होती जा रही है, और रूस के लिए कोई वापसी का रास्ता नहीं है जब तक यूक्रेन युद्ध चल रहा है, क्योंकि पुतिन को युद्ध मशीन पर खर्च करना जारी रखना होगा। उस मशीन में डाला गया सारा पैसा गैर उत्पादक परिणाम पैदा कर रहा है। रूस जो टैंक बनाता है वे यूक्रेन में नष्ट हो जाते हैं, जिससे रूस को कोई लाभ नहीं मिलता। जो व्यवसाय ऐसे उत्पाद बनाते हैं जिन्हें रूस बेच सकता है, जरूरी फंडिंग नहीं मिल रही है। राज्य नियंत्रित बैंक जो युद्ध से जुड़ी कंपनियों का पक्ष लेते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं। तेल के अलावा रूस के पास अब निर्यात करने लायक कोई उत्पाद नहीं है। यहाँ तक कि वे हथियार भी जो पहले अर्थव्यवस्था में अरबों लाते थे, अब यूक्रेन में खपाए जा रहे हैं, बजाय इसके कि उन्हें दूसरे देशों को बेचा जाए। आप कह सकते हैं कि यूक्रेन युद्ध खत्म होने पर रूस का हथियार उद्योग फिर से चल पड़ेगा। यूक्रेन भेजने के लिए अभी बनाए जा रहे उपकरण बाद में अन्य देशों को भी बेचे जा सकते हैं। क्या अभी कोई रूस से हथियार लेना चाहेगा? 4 साल से भी ज्यादा समय तक उस देश के खिलाफ लड़ाई जिस पर रूस को हावी होना था ने दिखा दिया है कि रूसी सेना कागजी शेर है। रूस के कई उपकरण सही से काम नहीं करते, इसलिए भविष्य में उसके युद्ध उद्योग की सफलता कहना कठिन है। साथ ही पुतिन को समझना होगा कि रूस की तेल स्थिति और भी बिगड़ सकती है। रूस हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जो अप्रत्याशित लाभ लेना चाहता है, उसे यूक्रेन अभी रोक रहा है, लेकिन यह अप्रत्याशित लाभ हमेशा नहीं टिक सकता। अमेरिका ईरान के बीच अस्थिर युद्ध विराम है और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुलना चाहिए। इसका नतीजा यह होगा कि तेल की कीमतें गिर जाएंगी, जिससे वे समस्याएं और बढ़ जाएंगी जिनका हमने पहले ही जिक्र किया है। रूस की अर्थव्यवस्था अभी भी संघर्ष कर रही है।
भले ही वह देश से जितना भी तेल बाहर निकाल सकता है, उसे युद्ध के किसी भी अन्य समय की तुलना में अधिक कीमत पर बेच पा रहा है। जब तेल की कीमत फिर से गिर जाती है और यूक्रेन निर्यात टर्मिनलों पर हमला करता रहता है, तो उस अर्थव्यवस्था का क्या होगा? इसका जवाब है, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अगर आपको यूक्रेन के रूसी तेल पर निशाना साधने का सही कारण चाहिए, तो रूस के बैंकों को देख लीजिए। जैसा हमने पहले जिक्र किया था, वे संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि रूस ऊर्जा उद्योग पर निर्भर है और पुतिन रूस के भीतर उभरते संकटों को यूक्रेन युद्ध पर खर्च से अपना ध्यान भटकाने नहीं दे रहे हैं। जनवरी के अंत में संकेत मिले थे कि रूस के बैंक 2026 में संघर्ष करेंगे। मॉस्को टाइम्स ने बताया था कि रूस के बैंक हाल के वर्षों में सबसे तेजी से शाखाएं बंद कर रहे हैं। 2025 में रूस में 1700 बैंक शाखाएं बंद कर दी गई, जो 2024 में बंद हुई शाखाओं की संख्या से 3.6 गुना ज्यादा थी। इस समय रूस में 22,300 बैंक शाखाएं हैं। 2019 में यह संख्या 30,000 थी। अब कम से कम क्रेमलिन के भीतर इन बंद किए जाने के पीछे एक तर्क है। रूस के बैंक अपनी शाखाएं इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि वे अपनी सेवाएं ऑनलाइन कर रहे हैं। ये ऐसी चीज है जो हमने पूरे विकसित विश्व में देखी है, तो ऊपर से देखने पर इसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगना चाहिए। जरूर हजारों रूसी लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं ऐसे समय में जब उनके देश की अर्थव्यवस्था बिखर रही है, लेकिन पुतिन को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं होगी। रूस के बैंकों में हो रही घटनाएं लोगों को चौंका रही है। 2025 में शाखाएं बंद करना क्रेमलिन की। रूस में इंटरनेट सेवाओं पर सख्ती से पहले हुआ। 3 अप्रैल तक कीव इंडिपेंडेंट रिपोर्ट कर रहा था कि रूसी बैंक बड़ी सेवा बाधाओं का सामना कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन मॉडल पर जाना तब अच्छा विचार नहीं है जब आपकी सरकार सक्रिय रूप से लोगों को ऑनलाइन जाने से रोकने की कोशिश कर रही हो। इस आउटलेट का कहना है कि प्रभावित मोबाइल बैंकिंग ऐप्स, एटीएम से निकासी और रूस के कुछ सबसे बड़े बैंकों के लिए भुगतान ट्रांसफर में आई रुकावटों का रूसी व्यवसायों पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें केवल नकद भुगतान स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मेदुजा के अनुसार 15 अप्रैल से रूसी बैंकों को गृह मंत्रालय के डेटाबेस से पासपोर्ट सत्यापन की सुविधा नहीं मिल रही, क्योंकि संबंधित सेवा बंद है और पुनर्स्थापन की कोई समय सीमा नहीं है। अगर हमें और कुछ नहीं पता होता तो हम कह सकते थे कि क्रेमलिन जानबूझकर रूस के बैंकों को ठप करने की कोशिश कर रहा है। इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आता। उन व्यवसायों की बात करें जो पुतिन के युद्ध खर्च और रूस के बैंकों में रुकावटों और बंद होने के कारण सेवाएं देने में संघर्ष कर रहे हैं, तो वे कंपनियां अब एक समस्या बनती जा रही हैं। रूस के व्यापार क्षेत्रों में बकाया प्राप्य राशियां 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है। प्रावदा रिपोर्ट करता है 17 अप्रैल तक बकाया प्राप्य राशियां 100 अरब डॉलर पहुंची, जिसमें 26% की बढ़ोतरी हुई। सोचिए इसका बैंकों पर क्या असर पड़ेगा। रूसी व्यवसायों को बकाया पैसा नहीं मिल रहा, इससे भुगतान श्रृंखला टूट जाती है, और अगर उन व्यवसायों को उनके बकाया आय नहीं मिल रही है तो वे अपने बैंकों के साथ अपने कर्जों का भुगतान नहीं कर सकते। रूसी व्यवसाय गरीब हो रहे हैं क्योंकि उनकी बैंकों के प्रति देनदारियां अभी भी अधिक है, जो आपदा का कारण बन सकता है। जब व्यवसाय भुगतान नहीं कर पाते तो रूसी बैंकिंग सिस्टम ढह जाता है। सेवा बाधाएं और बंद होने से इनमें से किसी भी चीज में मदद नहीं मिल रही है, और फिर भी यूक्रेन के ड्रोन उड़ रहे हैं। यूक्रेन के रूसी तेल निर्यात विरोधी अभियान का साफ असर दिखता है। जब तेल का निर्यात नहीं हो पाता तो क्रेमलिन के पास आक्रमण के प्रयासों के लिए समर्पित करने के लिए कम पैसा होता है। लेकिन उन हमलों के पीछे एक रूसी अर्थव्यवस्था है जो संकट की स्थिति में है। सैन्य खर्च नियंत्रण से बाहर है क्योंकि क्रेमलिन असली खर्च गरीब होती आबादी से छुपा रहा है, और लोग देख रहे हैं कि उनके शहर पुतिन के गलत फैसलों का खामियाजा भुगत रहे हैं। रूस अब पहले की तुलना में बहुत कम उत्पाद निर्यात के लिए बना रहा है, फिर से, क्योंकि क्रेमलिन लगातार युद्ध मशीन में पैसा डाल रहा है। और अब बैंक, जिनकी जरूरत आम आदमी से लेकर रूस के सबसे बड़े व्यवसायों तक सभी को है,
बिना चुकाए कर्ज और क्रेमलिन की इंटरनेट शक्ति के कारण ढहने लगे हैं। ये एक आर्थिक बारूद का ढेर है। यूक्रेन अब लगातार लंबी दूरी के हमलों का दबाव बनाए रखना चाहता है, जब तक वो बारूद का ढेर पुतिन के ही सिर पर न फूट पड़े। शायद आप जानना चाहेंगे कि यूक्रेन रूस के तेल क्षेत्र के खिलाफ किस तरह के हमले कर रहा है। अगर ऐसा है तो हम आपको नोवोरोसिस्क ले जा सकते हैं, जहां यूक्रेन ने अप्रैल की शुरुआत में रूस के काला सागर बंदरगाह पर हमला किया था। अगर आप जानना चाहते हैं कि यूक्रेन रूस को रोज $100 मिलियन निर्यात में कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, तो हमारा वीडियो देखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें, ताकि यूक्रेन के हमलों या रूस की वित्तीय स्थिति पर हमारी जानकारी मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद।